हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही डरावनी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आपके अंदर का वो डर जो कि अब तक छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी है itsmeabhi3107। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल ने। अगर आपको और भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुननी हैं तो उनके चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। अगर आपको उनका चैनल अच्छा लगे तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में एक स्टोरी वो भी हमें सुनाएंगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। प्राइवेसी के कारण मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता और जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह का नाम भी मैं एक्सपोज़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं सीधा घटना पे आता हूँ। दरअसल मेरे दादाजी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। अपनी जवानी के दिन उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गुजारे थे। इंडिया की आज़ादी के बाद वो वापस आ गए और उसके बाद पहलवानी करने लगे। उनकी पूरी लाइफ एकदम अच्छे से बीती। हम उनके पोते थे और हमें उनके पास बैठ के उनके समय की घटनाएं सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जो कि उन्होंने हमें मरते दम तक बड़ी मुश्किल से बताई है। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आज मैं भी ये सोचता था कि काश वो मुझे इस बात को नहीं बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे इस घटना के नाइटमेयर्स आने लगे। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ ऐसा लगता है कि ये कल ही की तो बात है जब दादाजी मुझे ये बात बता रहे थे। जब वो ये बात हमें बता रहे थे तो मैंने फ़ोन के रिकॉर्डर से उन्हीं के शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब मैं बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि उन्होंने हमें बताई थी ये घटना। सुनो बच्चों, जो भी मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ ये अपने मम्मी पापा को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को इस वजह से डांट पड़ जाए। बात है सन 1942 के आसपास की। जापान की सेना बर्मा के अंदर घुस आई थी। माफ़ करना, मेरा मतलब म्यांमार की सीमा में। सेना ने सोचा कि अगर उन्हें हम बॉर्डर से ही वापस भेजने में कामयाब हो गए तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और हम वो हमला हार गए। ये वो समय था जब इंडिया में सूबेदार मेजर की पोस्ट सिर्फ ब्रिटिश लोगों को मिलती थी। और सच कहूँ तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि क्या फ़ैसले लेने हैं। सैनिकों को जंगलों में लड़ने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ था, क्योंकि वो उस समय की राजधानी भी थी कोलकाता में। हो सकता है इस घटना के बारे में तुम सभी बच्चों ने स्कूल में भी पढ़ा हो। मैं भी उन्हीं सैनिकों में से एक था जो कि बंगाल में गए हुए थे उन जापानीज सिपाहियों को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जान का खतरा दूसरे सिपाहियों से नहीं था, बल्कि हमें जान का खतरा था उन छुपे हुए रहस्यमय जीवों से जो कि जंगल के अंदर हम लोगों का इंतज़ार करते थे। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जापानीज़ क्या करते थे ये मैं आपको बताता हूँ। वो लोग एक बड़ी सी पेट्रोल स्क्वाड लेकर जंगल में कोने कोने में छिप जाया करते थे और वो हमारे किसी भी एक सिपाही को पकड़ के उसको मार के या काट के उस जगह पे बिठा लिया करते थे। और उसके बाद वो इंतज़ार करते थे कि कब हमारी दूसरी टीम आए और वो उन लोगों को भी पकड़ के मारने की कोशिश करें। लेकिन हमें इस बारे में काफ़ी पहले से ही लगभग पता चल चुका था और इसीलिए हम लोग काफ़ी सचेत होकर आगे बढ़ते थे। उसके बाद जो सबसे खतरनाक खतरा था जंगल में लड़ने का वो था खाने की चीज़ें जुटाना। वहाँ पे मलेरिया का खतरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस एरिया में सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करते थे। सांप, मकड़े और ना जानी ऐसे क्या क्या चीज़ें जो कि ज़मीन पे चलती रहती थी और हमारी बॉडीज़ के ऊपर से गुजरती थी जब हम अचेत होकर सोते रहते थे। वो ज़िंदगी हमारी बिल्कुल नर्क जैसी बीतती थी। फिर एक दिन मैं ऐसी घटना के अंदर उलझ गया जो कि ज़िंदगी भर के लिए मेरे लिए
एक मौत का अभिशाप बन के रह गई। उस वक्त हमारा चार्ज ले रखा था कमांडर इन चीफ आर्चीबाल्ड वेवल ने। उन्होंने हमें पेट्रोल की तैनाती के लिए भेजा हुआ था। हम करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग थे जो कि जंगलों के अंदर से गुजर रहे थे कि तभी हमें चीखें सुनाई दी। अगर आप कभी जंगल में गए हैं तो आपको ये पता होगा कि जंगल में कोई भी आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंजने लगती है, तो इसीलिए ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली वो आवाज़ आई कहाँ से थी। अगर कोई चिल्लाया था तो वो आवाज़ पूरी चारों तरफ से गूंजे जा रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि हम सबको एक बार में ही पता चल गया कि ये चीखने की आवाज़ आ किधर से रही है। हम बिल्कुल भागते हुए उसी तरफ से गए कि अचानक से हमारे पीछे वाले सोल्जर ने कहा कि धीरे चलो और समझदारी से काम लो। हमें उस शख्स को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई जो कि चिल्ला रहा था। उसने हमारी ही आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि लगभग फटी हुई थी पूरी, और जो उसकी हालत थी वो हालत बताते हुए भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। उस बंदे को पेड़ पे उल्टा लटकाया हुआ था। हाथ में उसके कटे हुए पेट से निकल रही आंतें थी। वो लगातार अपनी आंतों को अपने पेट के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रस्सियों की तरह, खूनी रस्सियों की तरह बाहर निकले जा रही थी। वो हमें देखते ही बहुत ही भयानक चीखों में चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। उसकी जो चिल्लाने में दर्द था वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसे देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मुझे ये समझ में आया कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। उसको वहाँ पे टांगा किसने है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे एक सिपाही ने मुझे पीछे खींच लिया। मैंने उसकी आंख में देखा और उसने आंखों ही आंखों में कह दिया, सचेत रहो, पागल मत बनो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वो आदमी लगातार चिल्लाए जा रहा था। उसका दर्द बिल्कुल भी हम पे देखा नहीं जा रहा था। किसी भी होने वाले हमले से बचने के लिए हम चारों दिशाओं में एक एक करके बट गए और उस आदमी को हम चारों तरफ से घेर के छुप गए। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, हो सकता है जापानीज सिपाही हमारे आसपास ना हो, लेकिन हमारे पास ये आदमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैं उस आदमी की बाईं तरफ खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि कब वो तड़प तड़प के मर जाए और ये सब ख़त्म हो जाए और हम लोग यहाँ से जा सकें। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वो आदमी चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन वो मरा नहीं। कई पहले तो कुछ मिनट ऐसे ही बीते और उसके बाद घंटों ऐसे बीत ही गए। हम दोपहर से जंगल में गए थे और अब सूरज ढल चुका था, और क्योंकि उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो हम अब भी अचंभे में थे कि वो ज़िंदा कैसे है। और क्योंकि वो आदमी ज़िंदा था, हम अभी भी अपनी पोजीशन लिए वहीं पे बैठे हुए थे। चांद ऊपर आ चुका था। उस बंदे का ज़मीन पे गिरा हुआ खून इस अंधेरी रात में चमकने लगा, लेकिन वो बंदा अभी भी नहीं मरा। ये जो पूरे घटनाक्रम यहाँ पे और ये जो पूरा घटनाक्रम अब तक हुआ था, अगर बेशक ये आपको सुनने में ज़्यादा भयानक ना लगे, लेकिन जिस तरीके की उस आदमी की हालत थी, लेकिन फिर भी वो इतने घंटों से नहीं मर रहा था, तो ये देख के पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे ये कह रहा था कि वो बंदा नहीं मरेगा, बल्कि मरेंगे हम सब लोग। और फिर अचानक से वो हुआ जिसने आज तक मेरी रूह को हिला के रख दिया। वो आदमी अचानक से चिल्लाना बंद कर दिया। पूरा जंगल एकदम अखंड शांति से फैल गया। अखंड शांति मतलब उसके अलावा भी हम किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। कोई पक्षी नहीं, कोई भी और छोटा मोटा जीव भी नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ अपने सांस लेने के अलावा। और इसके बाद वो आदमी जो कि पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, एक झटके में न जाने कैसे उसकी रस्सी खुद ही खुल गई या फिर किसी और शक्ति ने खोल दी।
वो आदमी नीचे गिर पड़ा और उसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक मंज़र जिसने आज तक हम सबके दिल को दहला रखा है। वो उठा और खड़ा हुआ और जितनी उसकी आंतें नीचे गिर गई थी उसने उन्हें उठाया और वापस अपने पेट के पास हाथ लगा के खड़ा हो गया। मतलब आपको मैं बता दूं कि मैं देख पा रहा था कि उसका पेट अंदर से लगभग खाली है और कोई भी इंसान ऐसी हालत में ज़िंदा नहीं रह सकता। वो बहुत ही ख़तरनाक घाव था, लेकिन वो ज़िंदा था, या फिर यूँ कहें कि कुछ और ज़िंदा था। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि मेरे अंदर डर का लेवल उस टाइम पे क्या था। हाथ में पकड़ी हुई गन वो कांप रही थी, जो कि इतने सालों में इतनी जंग लड़ते हुए नहीं कांपी। ऊपर से ये अंधेरी रात जो कि हमें और भी ज़्यादा डरावना माहौल बना के दे रही थी। वो बंदा अब तक अपना मुंह नीचे किए हुए खड़ा हुआ था और फिर वो अचानक से मेरी ओर अपना मुंह किया और वो सीधा मेरी आंखों में घूरने लगा। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे मालूम था कि मैं किस जगह पे हूँ। उसकी आंखों में देख के जो डर का एहसास मुझे हुआ, मानो मेरा खून ही जम गया था। पता नहीं क्यों इतनी शांति में भी मुझे हजारों बच्चों के एक साथ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद वो खौफनाक मंज़र एक बार फिर से शुरू हो गया। वो बंदा वहाँ से भागने लगा हमारे एक सिपाही की ओर, जो कि दूसरी तरफ छिपा हुआ था। सभी लोग अचानक से उस पर फायर करने लगे, लेकिन पता नहीं कैसे गोलियां इधर उधर हर जगह पे लगी, लेकिन उसे नहीं लगी। और अगर लगी भी तो हमें तो ऐसा नहीं लगा कि गोली लगने से उसे कोई फ़र्क पड़ा होगा। वो जब उस सिपाही के पास दौड़ के गया तो अब तक लगभग बाकी सभी सिपाहियों की डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। सभी ने अपनी बंदूकें छोड़ दी और अपना बैकपैक भी, और उसके बाद वो सब सीधा भाग के कहीं ना कहीं छुपने लगे। अंधेरे में हम सभी लोग बेहद ज़ोर से भाग रहे थे कि अचानक से मुझे भागते हुए अपने पीठ पीछे किसी का घूरना महसूस हुआ, और जब मैंने पीछे देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। पीछे वही मेरे पीछे पीछे आ रहा था और उसके चेहरे पे एक बहुत ही ख़तरनाक स्माइल थी। एक ऐसी शैतानी स्माइल जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मानो वो आंखों ही आंखों में कह रहा हो, जितना भागना है भाग लो। अचानक से हमारे साथी सिपाही की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, लेकिन हम अफसोस उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम सभी लोग अब तक अलग अलग हो चुके थे और सब उस अजीब से जीव से डर के इधर उधर भाग रहे थे। उसको ऐसे देखने के बाद मैं अंधेरे में और तेज़ी से भागने लगा। मुझे अब किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कोई भी जंगली जानवर या कोई कीड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन मैं बस उस चीज़ से दूर जाना चाहता था जो कि मेरे पीछे मेरी मौत बन के मेरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चलने की आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी। पत्तियाँ शोर मचा के बता रही थी कि वो मेरे पास आ रहा है, और अचानक से उसने एक बहुत ही अजीब हरकत शुरू करी। वो सीटी बजाने लगा, मानो वो पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था उसकी एक एक हरकत से हमारा दिल दहल रहा था। मुझे पास ही में एक पेड़ दिखा और उस पेड़ के अंदर थोड़ी जगह थी छुपने के लिए। मैं फ़ौरन वहीं पे जाके छुप गया, और उसके बाद वो घटना हुई जिससे मुझे ये यकीन हो गया कि वो कोई ज़िंदा सिपाही नहीं है। अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ आने लगी, और ये आवाज़ वही निकाल रहा था। वो मुझे मेरी उन माँ की आवाज़ में बुला रहा था जो कि 5 साल पहले ही मर चुकी थी। जी हाँ, वो मुझे धोखा देना चाहता था, धोखा दे के फंसा के अपने पास बुला रहा था। लेकिन मैं बाहर नहीं गया, और जब मैं बाहर नहीं गया तो वो पागलों की तरह हंसने लगा, और उसके हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। इस पल तक मुझे तो मानो अंदेशा हो गया था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं किस लिए उसने मुझे नहीं मारा और वो दूसरी दिशा में जाने लगा, मानो वो मुझे जान के छोड़ रहा हो। शायद वो कुछ को इसलिए ज़िंदा छोड़ना चाहता था ताकि वो लोग ज़िंदा वापस लौटें
और ये पता सके उन लोगों की भिड़ंत किस चीज़ से हो गई थी। मेरी पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बीत गई और सुबह जब तक सूरज मेरे सर के ऊपर नहीं आ गया तब तक मैं उस जगह से हिला भी नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा था अपने किसी सैनिक का, जो कि मेरे पास आए और कहे कि ये जो पिछली रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था या फिर कुछ और। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद रात भर से हम गायब थे, इसीलिए हमारी एक और पेट्रोल स्क्वाड वहाँ पे हमारी तलाशी के लिए आई और उनको मैं बेहोशी की हालत में उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था। और मेरे अलावा हमारे 12 सैनिकों में से मात्र 5 सैनिक जिंदा बच पाए थे। बाकियों में से 2 सैनिकों की लाशें भी नहीं मिली और बाकियों की लाशें मिल गईं। हैरानी की बात तो ये थी कि जो सैनिक मारे गए थे उनकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, ऐसे न जाने कि उन्होंने क्या देख लिया हो मरने से पहले। शायद मैं भी उस रात वो चीज़ देख लेता और या फिर मेरी भी उन लोगों में से किसी एक की तरह लाश पड़ी होती, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि मैं उस जगह पे मर जाऊं। और तब जाके मैं उस जगह से ज़िंदा लौट के आ गया। वो जो भी चीज़ थी, इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर पा रही थी और वो मेरी माँ की आवाज़ में कैसे बोल पा रही थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो था क्या। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस घटना के साथ जुड़ गई मेरी ज़िंदगी भर की डरावनी यादें। हर रात मुझे उसी भयानक चीज़ का सपना आता और वो मेरे सपने में आके न जाने क्या बड़बड़ाती रहती। मुझे अक्सर उस घटना के बाद से अपने उन सिपाहियों की पता नहीं आत्माएं या फिर मेरे दिमाग का भ्रम था, जो कि मुझे उन लोगों को अपने सामने कई बार दिखा दिया। उस लड़ाई में हमने न जाने क्या क्या चीज़ों का सामना किया था, हवाई हमले, बीमारियाँ, जली हुई लाशें, लेकिन जो उस रात हमारे साथ हुआ था उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। यही है मेरे साथ घटी सन 1942 की घटना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली घटना। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर। ये घटना हमें बताई है मोहित सिंह ने। आइए अब जानते हैं आगे की घटना को उन्हीं के नज़रिए से। मेरा नाम मोहित सिंह है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही बड़ी भयानक घटना का शुरुआत था, जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था। एक ऐसी घटना जिसने हमारे आसपास के एरिया के लोगों को खौफ में रहने पर मजबूर कर दिया। चलिए मैं अब आपको सीधा उस रात की बात को बताना शुरू करता हूँ। बात है 4 साल पहले की। साल था 2016 और गर्मियों के दिन चल रहे थे। रात में खाना खाने के बाद मेरी एक आदत थी कि मैं टहलने के लिए ज़रूर बाहर जाता था और हमारे घर के पास ही में एक पार्क भी था, तो मैं उसी पार्क में अक्सर टहलने के लिए जाया करता था। उस रात भी मैं खाना खाने के बाद उसी जगह पे उस पार्क में टहलने के लिए चला गया। मुझे वहाँ पे पार्क के चक्कर लगाते हुए अभी थोड़ी ही दूर हुई होगी कि मेरा ध्यान गया पार्क की एक बेंच पर, जिस पे कोई दूसरी तरफ मुंह किए हुए बैठा हुआ था। थोड़ा ध्यान से देखा तो ये था मनीष, जो कि मेरे दोस्त का भाई था और उसी एरिया में रहता था। वो रात के समय पार्क में इस तरीके से बैठकर क्या कर रहा था, यही जानने की जिज्ञासा से मैं उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से उसे आवाज़ दी, ओ मनीष, क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी रात में? लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने ऐसे ही 2-3 बार उसे और बुलाया, लेकिन जब उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं उसके सामने की तरफ जाके खड़ा हो गया। उसका मुंह उसने नीचे कर रखा था
और न जाने वो क्या बड़बड़ाए जा रहा था। और फिर देखते ही देखते उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और पता नहीं कैसे वो एक बहुत ही भारी आवाज़ में मुझे गालियाँ देने लगा। एक ऐसी आवाज़ जो कि उसकी हो ही नहीं सकती। वो आवाज़ मानो ऐसी थी कि 4-5 आदमी जिनकी भारी भारी आवाज़ हो एक साथ कह रहे हों। और वो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा था जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा और मैं वहाँ पे सिर्फ डर के या फिर पता नहीं किस कारण से उस जगह पे जमा हुआ सिर्फ उसको देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था कि अचानक से वो चुप हो गया और चुप हो के वापस से उसने अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया और वो अपनी गर्दन को चारों दिशाओं में गोल गोल करके घुमाने लगा। ये नज़ारा देखकर अब तक मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और मैं एक ज़ोरदार चीख मार दिया। मेरी चीख सुनते ही जिन लोगों का घर पार्क के पास में था वो दौड़ के उस जगह पे आ गए, लेकिन उनके आने के बाद भी मनीष का ये सब करना शांत नहीं हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन गोल गोल घुमाए जा रहा था। जब पास ही के एक अंकल उसे पकड़ने के लिए उसके पास गए तो वो भारी सी आवाज़ में एक बार फिर से उन्हें भी गालियाँ देने लगा और न जाने ऐसी क्या क्या बातें बोलने लगा जो कि हम में से किसी को भी नहीं पता थी। इस घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। उस रात तो जैसे तैसे करके फिर वो शांत हो गया, लेकिन उस रात के बाद से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। बेशक उसके घर वाले सबसे कहते थे कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अंदर ही अंदर एरिया में हर कोई जानता था कि उसके इस हालत का कारण कुछ और ही था, लेकिन उसके घर वालों को ये नहीं लगता था। और कुछ दिनों बाद एक बेहद ही दुखद घटना हुई। मनीष की मौत हो गई। वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। डॉक्टर लगातार उसे ऑक्सीजन दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो बेचारा बच नहीं पाया और डॉक्टर्स ने कहा कि उसके फेफड़ों में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था और इसी कारण से उसकी दुखद मौत हो गई है। लेकिन असली खेल इस घटना के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद से जो मेरा दोस्त था, मनीष का भाई रवि, उसकी भी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। अभी उसकी मौत को मात्र 1 हफ़्ता हुआ होगा कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह हरकतें करने लगा और इस बार वो हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अब एरिया का कोई भी रहने वाला उसके पास जाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि मैं भी अपने दोस्त पर सिर्फ कभी कभी फ़ोन पे बात किया करता था। ये मेरे अंदर का डर था जो कि मुझे उसके पास जाने से रोक लेता था। ऐसी बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर वो लोग जब अपने किसी रिश्तेदार को इस बारे में बताए तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको एक बार बालाजी मंदिर में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमने अपना एक बेटा खो दिया है, लेकिन दूसरा किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते, और वो उसके बाद उसे लेकर बालाजी मंदिर में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने शायद कोई पूजा भी करवाई थी, लेकिन जब वो उस जगह से वापस लौट के आए तब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरा दोस्त रवि अब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे अक्सर कई सारे साए आसपास खड़े हुए दिखाई देते थे और कई बार वो कुछ बातें बड़बड़ाते थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। और जब भी वो ऐसे गर्दन घुमाने वाली हरकतें करता था तब वो अंदर ही होता था, लेकिन वो अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रखता था। कोई और ही था जो कि उस समय उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था। ये घटना जानने के बाद ये घटना मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई और ये मेरी ज़िंदगी में घटी मेरे साथ अब तक की इकलौती पैरानॉर्मल घटना बन गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ, और ये कहानी आपको सुनाएंगी क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज़। और हाँ, अगर आपको उनकी स्टोरी अच्छी लगे तो एक बार उनका भी चैनल ज़रूर देखिएगा और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ साल पहले मुझे काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। मैं रेलवे स्टेशन पर टाइम गुजार रहा था। अचानक मेरे बराबर बैठा शख्स पास खड़े कुत्ते को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। इसके चीखने पर बहुत सारे लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो गए।
मैंने एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारा, जिससे वो दूर भाग गया। वो शख्स मुझे शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने पूछा, आप क्यों कुत्ते को देखकर डर रहे थे? तो मुझे उसने एक अपनी बात बताई। उसने कहा, मैं बचपन से ही बहुत शरारती था और मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले मेरी इस आदत से आजिज़ थे। मैं कुत्ते बिल्लियों को बहुत सताता था, इनको परेशान करता था, कभी इनको पत्थर मारता, कभी बिल्ली की दुम मरोड़ देता और मुझे इस काम में मज़ा बहुत आता था। वो तब की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के करीब ही एक स्टेशन था। रात को हम सब दोस्त वहाँ जमा हो जाते और बातें करते। रात के वक्त प्लेटफॉर्म सुनसान हुआ करता था। इस रात भी हम बातें करते हुए अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में बिल्ली देखकर मुझे शरारत सूझी और मैंने इस बिल्ली की दुम इतने ज़ोर से मरोड़ी कि वो तकलीफ़ से चीखने लगी। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया। मैंने हंसते हुए इसकी दुम छोड़ दी और वो तेज़ी से भाग गई। इसके बाद कोई 2-3 दिन की बात है कि मैं रात के वक्त अपने घर की तरफ आ रहा था। जो ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे पीछे से किसी ने कंधों से जकड़ लिया। मुझे अपने कंधों पर ऐसे महसूस हुआ जैसे पंजे हों। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को उसी जगह पर पाया जहाँ मैं 2-3 दिन पहले इस बिल्ली की दुम को मरोड़ा था। थोड़े फासले पर वही बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं उठकर अपने घर की तरफ दौड़ा। मेरे घर वाले सब जमा हो गए। अम्मी ने रोते हुए बताया कि मैं पूरी रात घर से गायब रहा हूँ। यानी जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ था, जब मुझे अपने कंधों पर बोझ महसूस हुआ था, इस वक्त रात का 1 बज रहा था और जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीच का सारा टाइम मैं कहाँ रहा। इसके बाद बिल्लियों से मैं बहुत मोहतात हो गया। फिर हमारे इंटर के पेपर हुए, हमारी छुट्टियां हो गई, हम फारिग थे। हम सब दोस्त हफ्ते की रात प्लेटफॉर्म पर जमा होते और बातें करने। किसी ट्रेन के आने के वक्त भी नहीं था, खामोशी थी। वक्त का पता नहीं चला, 2 बज गए। हमारे पास एक कुत्ता खड़ा हो गया। इसको देखकर मेरे मुंह से निकला, इतना नंगा क्यों खड़ा है, कपड़े पहन कर आ। मेरे इस मजाक पर मेरे दोस्तों ने कहका लगाया और मेरे करीब बैठा दोस्त बोला, अच्छे कपड़े पहन कर आना। हम दोबारा अपनी बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारे साथ कौन है? जब मैं और मेरे बाकी दोस्त इधर मतवज्जा हुए तो मेरे दोस्त के करीब एक अजनबी शख्स बैठा था। मैंने कहा, कौन हो भाई? वो शख्स बोला, तुमने ही तो कहा था कि कपड़े पहन कर आओ। देखो मैं आ गया हूँ और अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ ना। हमारी ऐसी हालत हो गई कि काटो तो बदन में खून ना हो। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो यार, और हम लोगों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो आदमी हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, मगर ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि इस बेंच पर इस आदमी की जगह वो कुत्ता बैठा था। इस रात मैं सोया तो मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई घसीट रहा है। सुबह आँख खुली तो मैंने खुद को प्लेटफॉर्म पर पाया और बहुत सारे लोग मुझ पर झुके हुए थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने बताया कि मैं यहाँ बेहोश पड़ा था। मेरे बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ये सिलसिला मेरे साथ 3 रातें चला। मैं सोता घर में और सुबह प्लेटफॉर्म पर लोगों का मिलता। मेरी बीवी ने बताया कि इन 3 रातों में इसकी जगह कुत्ते को देखा है। हम हैरान थे कि इसने मेरी जगह पर कुत्ते को कैसे देखा। हम बीवी की बात पर मैं चौंका। मैंने इससे पूछा, क्या उस कुत्ते के मुंह पर ज़ख्म था? बीवी ने कहा, हाँ ज़ख्म था। मैं इस वक्त उठा और बर्तन उठाया। उस बर्तन में मैंने दूध भरा और नीचे आ गया। वो ज़ख्मी मुंह वाला कुत्ता नीचे ही खड़ा था। मेरे बर्तन रखते ही वो इसे पीने लगा। चौथी रात मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे लगा कि जो मैंने बचपन में कुत्ते बिल्लियों को सताया है, इसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। अभी मैं जब भी कोई कुत्ता बिल्ली देखता हूँ तो डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी ही घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।